नमस्कार। आइए सुनते हैं उषा देव द्वारा लिखित कहानी क्या मैं गलत थी। आइए सुनते हैं डॉक्टर भूपिंदर कौर की आवाज में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस तथ्य में दो राय नहीं। समाज की मान्यताएं उसे उच्छृंखल होने से बचाती हैं, पर इस समाज को इतना हक किसने दे दिया कि वो किसी की अति निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करे। लड़की के रूप में पैदा हुई हूँ तो क्या शरीर के साथ साथ मेरी भावनाओं पर भी इनका एकाधिकार हो गया? क्या ये परिवार और समाज के बाशिंदे मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ सकते थे? बड़े जो कहते करते हैं वह मान्य होना चाहिए, पर उनका फैसला ही अंतिम निर्णय तुल्य मान लेना भी तो संभव नहीं। यदि दुर्गम एवं कटीली राह पर चलने की मैंने ठान ली थी तो उसका खामियाजा भी भुगतने के लिए मैं समर्थ हो सकती थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ वह जल्लादी कुकर्म नहीं तो और क्या था। चीखती रही, रोती रही एवं चिचोरी करती रही, पर सभी व्यर्थ। पिता अशोक जी होम मिनिस्ट्री में एक असिस्टेंट थे। 4 बेटियों के बाद बेटे मुकुल का मुख देखना नसीब हो पाया था। मैं सबसे बड़ी बेटी थी। मम्मी जी को तो घर के कामकाज से फुर्सत ही नहीं थी। स्कूल जाने से पहले छोटी बहनों शांता, निर्मला, सुचेता को नहलाती, कपड़े बदलती, कंघी करती और उनके बस्ते तैयार करके पकड़ा देती थी। रसोई की एक और मेजनुमा फट्टे पर प्लेट रखकर अपना अपना नाश्ता कर हम सब पास के सरकारी स्कूल में समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाती थी। मुझे बड़ी होने का एहसास ही नहीं था, वरना अपना उत्तरदायित्व समझ उनको होमवर्क करवाना, उनका क्लास टेस्ट, अर्ध एवं वार्षिक परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाना आदि भी मेरी ड्यूटी का स्थायी अंग बन गया था। इसका लाभ ये हुआ कि मैं हर पिछले सालों में की गई पढ़ाई को बड़ी ही परिपक्व मानसिकता से बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत करने में सफल हो जाती थी। साथ ही अपनी पढ़ाई को सहजता से न्यूनतम समय में कर लेती थी। एक दिन विचार आया कि जब शांता को पढ़ाती हूँ तो क्यों ना उसकी क्लास की 3-4 और लड़कियों को साथ बिठा लिया जाए। पैसे के साथ साथ दूसरों का भला भी हो जाएगा। बस फिर क्या था, स्कूल से आकर लंच करती और क्लासेस लेनी शुरू कर देती। एक कमरे में दरी बिछा दी और लकड़ी का ब्लैक बोर्ड भी आ गया। तीनों बहनों के साथ कुल 12 लड़कियां भी मेरे से पढ़ने लगी। मम्मी पापा मेरी हिम्मत की दाद देते और अक्सर कह देते, हमारी शारदा तो बेटों से भी बढ़कर है। स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज में राजनीति शास्त्र विशेष लिया था। पहले 2 साल तो ट्यूशन चलती रही, पर तीसरे साल खुद की पढ़ाई को ध्यान में रखकर ट्यूशन्स बंद कर दी। दिल्ली में ही बीएड में दाखला मिल गया और सौभाग्य ही कहिए कि रिजल्ट आते ही पब्लिक स्कूल में नौकरी लग गई। नॉन कॉलेजिएट से एमए भी कर लिया था। सरकारी स्कूल में पीजीटी ग्रेड टीचर लग गई थी। जीवन का एक ध्येय पूरा हो गया था। जब पहले दिन स्कूल गई थी तो सारा माहौल, सड़क के दोनों किनारे लगे पेड़ों की कतारें, उदित होता सूर्य, स्कूल का गेट, लॉन, गमलों में लगे भांति भांति के फूल, चहचहाते पक्षी, बातों में मशगूल छात्राएं, अध्यापिकाएं एवं प्रधानाचार्य, सबके सब नया उत्साह लिए लग रहे थे। सच ही आंतरिक प्रकृति का प्रतिरूप बाहर दृष्टिगत हो रहा था। उस दिन यह लोकोक्ति चरितार्थ हो गई कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मुझे अपना आदर्श मान तीनों छोटी बहनें भी पढ़ती चली गई और साथ ही ट्यूशन्स का काम चलता गया। मेरी नौकरी लगे 3 साल हो गए थे। पापा ने विवाह हेतु समाचार पत्र में कई बार विज्ञापन दिया। कई परिवारों से बातचीत भी चलती थी। कहीं लड़के में कुछ कमी लगती तो कहीं परिवार में। यहाँ कुछ मन बना पाते तो वहाँ से हाँ में जवाब ही नहीं मिलता था। कोई जन्म पत्री के नक्षत्रों पर आपत्ति जतला देता, गुण न मिलने की बात कहते, तो कोई दहेज की चर्चा कर मन को दुखी कर देते थे। यद्यपि मेरे सामने ये सब बातें नहीं की जाती थी, पर कुछ शांता, निर्मला या फिर सुचेता के मुख से सुनने को मिल जाती। इस दौरान शांता और निर्मला ने भी बैंक एवं जीवन बीमा में क्रमशः नौकरियां पा ली थी। मम्मी पापा की उलझनों में इजाफा हो गया था। जब कोई परिवार लड़की को देखने की बात तक पहुंच जाता तो वापस घर पहुंचते ही फोन कर कह देता कि उसे दूसरे या तीसरे नंबर वाली लड़की पसंद है। चाहिए तो ये था
कि जो पार्टी जिस लड़की को पसंद कर रही थी उसे हाँ कर उस बेटी का विवाह कर देते। मम्मी पापा की सोच जरा भिन्न थी। उनका कहना था शारदा को बुरा लगेगा, शायद उसका मन टूट जाएगा, बाद में सवाल उठेंगे कि उसमें किस कमी के कारण विवाह पहले नहीं हुआ, आदि आदि। मैं उनकी उलझन को जानती थी। अतः एक दिन रसोई में काम करते हुए मैंने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी क्या फर्क पड़ेगा, जो पार्टी जैसा चाहती है आप वैसा ही कर दें। आखिर हर एक की तमन्ना सुंदर पत्नी या बहू पाने की होना स्वाभाविक है। दिखने में तीनों ही मुझसे सुंदर हैं, पढ़ाई एवं कमाई में भी लगभग बराबर ही हैं। नहीं शारदा, मैं ऐसा हरगिज न होने दूंगी। तेरी मेहनत लगन और त्याग को तो मैं दुनिया से ज्यादा जानती हूँ। मेरी दृष्टि में तो सबसे सुंदर एवं सफल शख्सियत वाली तो तू ही है। मम्मी जी ने ये कहकर मुझे गले लगा लिया। मेरा भी मन अंदर तक आनंद विभोर हो गया। सुचेता ने तो एमए कर एमफिल में दाखिला ले लिया था। एक दिन शांता ने मजाक में कहा, लो एक प्रतियोगी मैदान में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लेकर उतर आया है, लड़के वालों की मुसीबत बढ़ गई समझो। सुचेता एक साथ बौखलाहट से बोली, देखना मैं तो किसी लड़के वालों को घर में आकर देखने की इजाजत न दूंगी। बस जिसे मैं पसंद करूंगी उसी से शादी करूंगी। इतने आत्मविश्वास से कहे गए ये शब्द मेरे जहन में घर कर गए। मैंने ऐसा क्यों करना सोचा। इतने सालों से इस संग दिल समाज से अपमानित होती रही और दिनों दिन हीन भावना से पीड़ित होकर बेचारगी के भाव से जीती रही। यद्यपि मैं ट्यूशन्स न करती थी, पर पापा के एक सहकर्मी की अनुनय विनय करने पर एक ही बच्ची पुष्टि को पढ़ाती थी। शाम को पुष्टि को ट्यूशन पढ़ाने पहुंची थी। वह चौथी क्लास की स्टूडेंट थी। उसके पापा अतुल बैंक में मैनेजर थे। फ्लैट बैंक की ओर से मिला हुआ था। पुष्टि एकमात्र संतान थी। डिवोर्स हुए 5 साल हो गए थे। पत्नी मंजरी ने दूसरा विवाह कर लिया था और अमेरिका में अपने इंजीनियर पति के साथ रहती थी। उसे पुष्टि को पास रखने में कोई दिलचस्पी न थी, अतः उसे अतुल के पास ही रहने दिया। एक अधेड़ उम्र की औरत शीला ही घर का काम और पुष्टि की देखभाल करती थी। ये सब बातें पहली ही बार में अतुल ने मुझे बताई थी। पुष्टि को पढ़ाते हुए मुझे 1 साल के करीब हो गया था। अतुल से शायद 1-2 बार ही मुलाकात हुई थी। मुझे उनके विषय में ज्यादातर शीला से ही सुनने को कुछ मिल जाता था। अमृतसर में उनका पैतृक मकान था। 2 बहनों का विवाह हो चुका था। जब साल भर की बेटी को छोड़कर मंजरी चली गई तो दादा दादी के यहाँ शीला ने ही उसे पाला पोसा। अमृतसर से उनकी ट्रांसफर जब दिल्ली हो गई तो उन्होंने पुष्टि को साथ रखने की ही सोची। इस तरह शीला भी उसकी देखभाल के लिए साथ आ गई। उस दिन सुचेता के शब्दों ने मन में हलचल पैदा कर दी थी। मैंने ही चाय देने आई शीला से पूछा, शीला एक बात बताओ, तुम्हारे साहब ने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्या बताऊं बेटी, मंजरी के कारण उनका दिल इतना टूट गया कि वे दूसरी शादी की सोचना भी नहीं चाहते। दूसरे, पुष्टि को विमाता पूरा पूरा प्यार देगी, ये बात भी सोच सोच कर इस कदम को नहीं उठाना चाहते। शीला ने 2 वाक्यों में सारा खुलासा कर दिया था। पुष्टि को घंटा 1.5 पढ़ाकर मैं घर वापस आ गई थी। मन में उलझन एवं छटपटाहट बेचैन कर रही थी। क्या मैं पुष्टि को खुले मन से अपना सकूंगी? अपने आप से पूछ बैठी थी। क्या अतुल मुझे अपनाना चाहेंगे? क्या मम्मी जी से इस अपने विचार को बताना ठीक रहेगा? आदि आदि। कब आंख लग गई मालूम ही नहीं पड़ा। अगले दिन हम सभी पूर्ववत अपने अपने कामों के लिए निकल पड़े थे। स्कूल पहुंचकर भी ध्यान बारंबार अतुल की ओर जा लगता था। ठीक है, वे मुझसे 7-8 साल बड़े हैं, पर आज तक उनके विषय में कोई बुराई न सुनी थी। जब कभी आमना सामना हो जाता तो बड़ी ही शालीनता से एवं नपे तुले शब्दों में बातचीत करते थे। सारांश तो ये था कि मेरे मन में उनके प्रति कोमल प्रेममय भाव स्थान बना चुके थे। अब मैं दिन रात इस मौके की तलाश में रहने लगी कि मम्मी जी को अपने विचारों से अवगत करा दूं। लगभग 10 दिन इसी उधेड़-बुन में व्यतीत हो गए। एक रात सभी अपने अपने बेड पर जा लेटे थे। मम्मी जी रसोई के छोटे मोटे काम समेटने में लगी हुई थी। मैं 1 कप चाय बनाने के इरादे से वहां पहुंची। शारदा, चाय की जगह दूध पी ले, मम्मी जी ने सुझाव दिया था। नहीं मम्मी जी, सिर दर्द हो रहा है। मैंने सोचा चाय से कुछ राहत मिल जाएगी। अच्छा, जैसे तेरी मर्जी, मम्मी जी ने दूध में जामुन डालते हुए कहा। मैं सोच ना पा रही थी कि बात कैसे और कहां से शुरू करूं। आखिर बड़ी हिम्मत जुटाकर पूछ उठी, मम्मी जी, पापा जी ने जितने लड़के देखे उनमें से उन्हें कोई पसंद आया?
अरे बेटी, कैसा अंधेर मचा हुआ है। लड़के वाले अपनी हालत तो देखते नहीं, लाखों रुपए का दहेज मांगते हैं। तुम्हारे पापा तो दौड़ भाग कर करके थक गए हैं। मैंने साहस कर बात कहना शुरू किया। मम्मी जी, जो मैं कहने जा रही हूँ इसका मतलब अन्यथा न लें। मेरे लिए आप पुष्टि के पापा अतुल से बातचीत कर लें, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। शारदा, ये सब तुमने खुद ही कैसे सोच लिया? अरे, दुनिया हम पर थू थू करेगी कि लड़की का डिवोर्सी से विवाह कर दिया, जिसकी 8-9 साल की बेटी भी है। दूसरी बेटियों का विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। ना बाबा, ये बात तो मैं तुम्हारे पापा से भी ना कह पाऊंगी। देखो, आज से पुष्टि की ट्यूशन भी बंद। मम्मी जी इतना कहते कहते लाल पीली हो रही थी। उनकी आवाज़ में कर्कशता आ गई थी। पापा जी ऊंची आवाज़ सुन रसोई में आ पहुंचे। मम्मी जी ने संक्षेप में सारी बात बता दी। पापा ने हम दोनों को जाकर सोने को कहा और इस विषय पर फिर बातचीत करेंगे, ऐसा कहकर चल दिए थे। मैं हैरान एवं परेशान थी कि इस भारतीय समाज में अविवाहित रहने पर बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं। 4 साल से लड़के की तलाश में हताश माता पिता को ऐसे वर को सहर्ष स्वीकृति देनी चाहिए थी जिसे उनकी पुत्री ने अपने लिए उपयुक्त समझा हो, पर नहीं, सबके सब मुखौटे चढ़ाए हुए हैं। जितना सोचती जाती थी उतना ही मन अतुल के लिए नहीं, पुष्टि के प्रति भी कोमल भावों से ओतप्रोत होता जा रहा था। पर मम्मी जी का यह आदेश, तुम पुष्टि की ट्यूशन ही नहीं करोगी, मुझे अंदर ही अंदर विद्रोह के लिए तेजी से उकसाने लगा। मम्मी जी, आज तक आपने मेरे घायल मन पर कभी सांत्वना की मलहम लगाने की कोशिश की है? क्या रूप पाना अपने हाथ में था? क्या जीवन में हर पल आपके साथ खड़े होकर आपका दायां हाथ बन काम नहीं किया? क्या आज मेरी मांग आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाने वाली बन गई? आपने मेरी विवशता को समझा क्यों नहीं? प्रश्नों की झड़ियां परेशान कर रही थी। उत्तर किसने देना था? उन माता पिता ने जिनके लिए पुत्र रत्न ही अस्तित्व रखता था। उसकी छोटी बड़ी सब इच्छाएं पूर्ण करने की हरदम कोशिश की जाती थी। आज तक मैंने इस विषय पर कभी सोचा न था, पर अब हर बात का विश्लेषण करने लगी। मैंने जीवन को जितनी सीरियसली लिया उतनी ही पिसाई होती चली गई। असंभव काम भी मुझे सौंपते चले जाते थे। छोटी बहनों ने पढ़ाई की, इसमें कोई शक नहीं, पर उन्हें पढ़ाना तथा घर के अधिकतर काम मेरे ही बांट आते रहे। अगले दिन स्कूल से लौटते हुए मैं शीला से कह आई थी कि मैं किसी कारणवश 2-3 दिन ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ पाऊंगी। सच का सहारा ले जीवन पगडंडी पर चलना चाहती थी। इंतजार करती रही कि पापा मम्मी इस संबंध में कुछ बात कहेंगे। दिन पर दिन बीत रहे थे और मेरी बेचैनी को हवा दे रहे थे। शायद 1 सप्ताह हो गया था। मैं पुष्टि को देखने के लिए तड़पन महसूस करने लगी। अतुल कारण था? शायद हाँ, शायद नहीं। 8वें दिन कॉल बेल बजने पर तर्जनी पर उंगली जा लगी। दरवाजा अतुल ने खोला था। आप घर पर कैसे? एक साथ मैं पूछ उठी। पुष्टि को पिछले हफ्ते से बुखार है, ऑफिस में मन नहीं लग पा रहा था, सो 4-5 दिन की छुट्टी ले ली थी। अतुल ये कहते कहते पुष्टि के कमरे में जा पहुंचे थे। मैं भी पीछे चलते चलते पुष्टि के बेड के पास जा बैठी थी। हाथ से माथा एवं गर्दन छूकर कहा, लगता है इस समय बुखार नहीं है। पुष्टि भाई, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ तो 2-3 दिन बाद मैं पढ़ाने आऊंगी। मैडम, आप वैसे ही मिलने आ जाया करें, लेटे लेटे मन दुखी हो जाता है, पुष्टि ने बड़े ही भोलेपन से कहा। मैंने अवचेतना अवस्था में झुककर उसका माथा चूम लिया। जैसे ही अतुल से नजरें मिली, उन्होंने डबडबाई आंखों को नीचे किए किए ही कहा, सॉरी, बच्ची को माँ के प्यार से महरूम रहना पड़ा। लाख कोशिश करने पर भी मैं उस कमी को पूरा नहीं कर पा रहा। हृदय की गहरी परतों से शब्द टकराते हुए अनायास ही मुखरित हो गए। अतुल जी, आप मुझे इस काबिल समझें तो मैं आपकी आशा पूरी करने की कोशिश कर सकती हूँ। कहने को तो कह दिया, पर दिल एक मर्तबा ऐसा धड़का कि वहां से दौड़कर आने को मन हो आया। उफ, मम्मी पापा मुझे कुल कलंकिनी, कुलच्छनी, उल्टा आदि आदि विश्लेषणों से मंडित कर डालेंगे। अतुल की प्रतिक्रिया को जानने की हिम्मत कहाँ थी। घर पहुंचकर ही सांस में सांस आई। बस आज एक बात स्पष्ट हो गई थी कि मनोभाव कभी न कभी शब्दायमान हो ही जाते हैं। पुष्टि के यहाँ प्रतिदिन जाने लगी। कभी तो उसका मन होता तो कुछ पढ़ने बैठ जाती, नहीं तो कैरम खेलने को कहती। अतुल से भी कभी कभार मुलाकात हो जाती। इस बात को घटित हुए 5-6 महीने हो गए थे। अतुल का मानना था कि मैं अपने घर के लोगों की रजामंदी जानकर उसे बताऊं,
पर मुझे तो उनकी सहमति पर शंका थी। पल पल ज्वालामुखी का लावा धरती की छाती फोड़कर बाहर आने के लिए बेताब हो उठा था। मम्मी जी तो उसी दिन से मुझे टेढ़ी नजर से देखने लगी थी। अतुल के प्रति मेरे लगाव ने मुझे कुछ सलीके से बेहतर कपड़े पहनने के लिए प्रेरित कर दिया। पहले से अधिक सज्जित होकर बाहर निकलती थी। मम्मी जी ने एक दिन पूछा, पुष्टि को पढ़ाना छोड़ा कि नहीं? नहीं, शायद मैं जल्द ही अतुल से विवाह कर लूंगी। मेरी बात सुनते ही उन्होंने घर में कोहराम मचा दिया। छोटी बहनें मम्मी को समझाने की भरसक चेष्टा करने लगी। साथ ही उन्होंने कहा, मम्मी जी, शारदा का फैसला बुरा नहीं है, बस वे तो हिस्टेरिकल स्टेज में जा पहुंची। तीनों में से कोई मुंह में पानी डालने लगी तो कोई हाथ पैर मलने लगी। मैं अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी। हिंदू शास्त्रों से लेकर इस देश का कानून मुझे बालिग एवं स्वयं अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दे रहा था। अंदर ही अंदर जिद पर अड़ गई, विवाह करूंगी तो अतुल से ही। पर उस भाव में ये विचार नहीं आया कि कोई और भी अपने हट पर अडिग रहने की सोच चुका है। दुख की बात तो ये है कि आज बेटियां पढ़ लिख कर हर क्षेत्र में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, पर माँ बाप उन्हें कुछ न्यूनतम अधिकार देने तक में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। समाज का भय दिखाते हैं। अरे, यदि तुम साथ दोगे तो इस समाज की क्या बिसात कि वो आपकी बेटी पर उंगली उठाए। दिल को टटोलते क्यों नहीं? यदि जीवन के 26-27 साल मैंने अपने और आपके प्रति ईमानदारी से बिताए हैं तो शादी का ये फैसला गलत कैसे होगा? आप मेरा भला चाहते हैं, इसका मुझे पूरा पूरा भरोसा है। लेश मात्र शक नहीं। सच मानिए, पिछले 4-5 साल में लड़के वालों की सैकड़ों तरह की बातें मुझे इस कदम को उठाने के लिए प्रेरित करने लगी। दूसरे दिन मैंने फोन कर अतुल जी से कोर्ट मैरिज का अपना निर्णय बता दिया। वे कुछ गंभीर स्वर में बोले, देखो शारदा, मेरे विचार से इस विवाह के लिए तुम्हारे माता पिता की सहमति होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो बाद में यह बात मानसिक पीड़ा देने वाली बन जाएगी। कोई बात नहीं, कुछ समय ही तो और लग जाएगा। हम उनकी स्वीकृति का इंतजार कर लें तो अधिक उपयुक्त होगा। मैं उनके कथन की गहराई को समझ रही थी। अच्छे बुरे समय में परिवारजनों की आवश्यकता पड़ती ही है, पर क्या करूं? मम्मी जी की हामी इस मामले में अत्यावश्यक है। पापा को जितना आज तक मैं समझ पाई हूं, वे तो बेटियों के बढ़ते कद देखकर ही मायूस होते रहते थे। मैंने निर्मला और शांता को मुख्य बातें समझाई थी कि मेरा फैसला क्यों कर उचित है। इस शादी में न दहेज का प्रश्न है, न ही बारात की आवभगत का खर्चा। मेरे कहने पर मम्मी जी को धीरे धीरे थोड़ी घुट्टी पिलाने लगी, पर दाल न गलती देखकर उन्होंने मुझे ही अपने फैसले को बदलने की राय दे डाली। वह रात दुस्वप्नों से बोझिल हो गई। अतुल से भी ज्यादा पुष्टि के प्रति प्यार मुझे बेबस किए दे रहा था। मन में तड़प थी एक नन्ही सी जान को प्यार देकर अपना बनाने की। मैंने तो मन ही मन यहाँ तक फैसला कर लिया था कि खुद की संतान पैदा करने की सोचूंगी ही नहीं, बस पुष्टि ही मेरी होगी और मैं पुष्टि की। शायद मैं नींद में बड़बड़ा उठी थी। दोनों छोटी बहनें मेरी स्थिति की गंभीरता समझ गई थी। अतुल से मिलकर अपनी स्थिति सुस्पष्ट की थी। हिचकते हुए उसने शादी के लिए हामी भर दी थी। कोर्ट में पहुंचने का दिन और समय तक निश्चित हो गया था। अतुल ने अपने मामा और मामी जी को, जो दिल्ली में रहते थे, कोर्ट में गवाहों के रूप में निमंत्रित किया था। निश्चित दिन मैंने अपनी पसंदीदा साड़ी पहन ली थी। नया पर्स भी हाथ में ले लिया था। घर से बाहर निकलकर मेन सड़क पर पहुंच ऑटो रिक्शा कर लिया। कोर्ट पहुंचने की जल्दी हृदय गति को तेज कर रही थी। लगभग भागते हुए से मैंने कमरे में प्रवेश किया। अतुल के साथ आए हुए सभी ने मुझे मुबारक दी। एक दूसरे को मालार्पण कर रजिस्टर पर अतुल ने हस्ताक्षर कर दिए। मैं हस्ताक्षर करने के लिए जैसे ही झुकी कि किसी ने जोर लगाकर गले में पड़ी माला तोड़ डाली और पेन को दूर कहीं पटक दिया। देखा तो गुस्से से तमतमाई हुई मम्मी जी थी। मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया और लगभग खींचते हुए बाहर ले जाने का प्रयास करने लगी। मैं छूटने के लिए छटपटा रही थी। एक हाथ से अतुल का हाथ पकड़े पकड़े ही चिचोरी कर उठी। मम्मी जी, मेरी शादी तो अतुल से हो गई है। मैंने तो वरमाला भी डाल दी है। वे ही मेरे पति हैं। 8-10 लोग इकट्ठे हो गए थे। अतुल ने भी कहा, आप ज्यादती कर रही हैं। मम्मी जी ने अतुल का हाथ छुड़ाकर कहा, लड़की को वर्गला रहे हो। मैं तुम जैसे डिवोर्सी से अपनी बेटी की शादी हरगिज ना होने दूंगी। वहां उपस्थित लोगों में से किसी की हिम्मत बात के बीच में पड़ने की न हुई। पर क्यों?
समाज दूसरे को उजड़ते हुए देख सकता है, मदद के समय 2 कदम पीछे क्यों हट जाता है? तब तो फलसफा ये हो जाता है, भाई अपने काम से ही मतलब रखना चाहिए। मम्मी जी ने स्कूटर में जबरदस्ती धक्का देते हुए मुझे 2-3 थप्पड़ लगा दिए, बाल नोच दिए और चीखते हुए कहा, कुल कलंकिनी चली थी ब्याह रचाने, जाना था तो बाकी बहनों को मार कर जाती, आदि आदि। मुझे लाकर बिस्तर पर पटक दिया। सोच खत्म हो गई। बस याद रहा अतुल और पुष्टि। रात रात उठकर दोनों का नाम ले लेकर आवाज़ लगाती। बहनों के चेहरे काले स्याह पड़ गए। स्कूल जाना है, नौकरी करनी है, कुछ ध्यान में ही ना आ पाता। न नहाने की सुध रहती, न खाना खाने की। मम्मी जी शांता या निर्मला के हाथ खाना मेरे कमरे में भिजवा देती। मन में आता तो उल्टे सीधे ढंग से 2-4 कोर निगल लेती, नहीं तो औंधे मुंह पड़ी रहती। अपने आप को ही बहुत कमजोरी महसूस होती। 2-3 सहकर्मियाँ स्कूल न आने का कारण पूछने आई थी। मम्मी ने कहा डिप्रेशन हो गया है। सरकारी स्कूल था, शायद 2-3 नोटिस भी आए हों, पर मैं बेखबर जिंदा लाश बन चुकी थी। घर में चुप्पी व्याप गई थी। पापा की शक्ल देखे कई महीने बीत गए। मम्मी जी भी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। मुझे तो मानो घर के किसी भी प्राणी से कोई सरोकार ही नहीं रह गया था। याद बस 2 नाम थे, पुष्टि और अतुल, या फिर अतुल और पुष्टि। कोई मुझसे कुछ बात करता तो मैं हड़बड़ा कर पूछ उठती, क्या पुष्टि आई है? अतुल भी आए हैं? सब ने मुझसे बातचीत करना ही बंद कर दिया। शायद वे मुझे पागल हो गई है ऐसा समझने लगे। मुझे तो वे सब बेदिमाग लगते। सोचती ना समझ है, ना उन्होंने मुझे समझा, फिर पुष्टि और अतुल को कैसे समझते? मेरी दुर्दशा देख पापा कुछ नरम पड़े। मम्मी को कुछ समझाया होगा, शायद अतुल तक भी पहुंचने की चेष्टा की होगी। अतुल ट्रांसफर कराकर कहीं चले गए। ये सब बातें मेरे कानों में बहनों की खुसर बुसर से पड़ी। मैं पहले तो खूब खुश हुई और मन ही मन कह उठी, अतुल तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ से चले गए, नहीं तो मैं मृत्यु पर्यंत तुम्हें पाने की इच्छा बनाए रखती। मेरे मन का बोझ तुमने हल्का कर दिया। मेरी पुष्टि को मेरी ओर से खूब प्यार देते रहना। ये वाक्य मैं बारंबार फुसफुसाने लगती। खुद ही मुझे अपने ये शब्द, ये वाक्य स्पष्ट सुनाई देते थे। शांता का विवाह शहर से बाहर कहीं करने गए थे। मेरे पास काम करने वाली अंगूरी को छोड़ गए। वो बहुत बातूनी है। 2 दिनों में सैकड़ों सवालों से मुझे तंग कर दिया। क्या तुम अतुल को बहुत चाहती थी? अंगूरी पूछ रही थी। चाहती थी? अरे मैं तो मरने तक उनकी पत्नी ही कहलाऊंगी। मैंने बड़े ही आत्मविश्वास से जवाब दिया। 4-5 साल तक निर्मला और सुचेता का भी विवाह हो गया। मुकुल के लिए सुंदर बहू का इंतजाम हो गया। मुकुल स्वयं बैंक में नौकरी करता है और पत्नी शची इंडियन ऑयल कंपनी में। पापा जी सेवानिवृत्त हो गए। पेंशन और जमा राशि से मिलने वाले ब्याज से गुजर बसर चलता था। मुकुल ने कभी अपनी या पत्नी की कमाई घर के खर्चे के लिए नहीं दी। 2 बच्चों, बेटा मनीष और बेटी आकांक्षा की फीस आदि पर अवश्य खर्च कर लेते थे। शची का व्यवहार मेरे प्रति तो रूखा सूखा था ही, वो तो सास ससुर को भी देखकर मुंह बिचकाती रहती। मम्मी पापा की हिम्मत और सहन शक्ति की दाद दिए बिना नहीं रहा जाता। अब कैसे चुपचाप कबूतरों की तरह आंखें मींचे उन लोगों की उल्टी सीधी हरकतों को सहन कर रहे हो? मेरे समय में किया गया चंडी नृत्य कहाँ हवा हो गया? क्या बेटा है, उसकी किसी बात एवं व्यवहार पर ऐतराज क्यों नहीं व्यक्त करते हो? मेरे मन में सवाल उठते और मुखरित होने के लिए कुल बुलाते, पर दूसरे क्षण अपने खंड खंड हुए व्यक्तित्व एवं मानसिक स्थिति के कारण उन विचारों को शाब्दिक रूप न दे पाती थी। मुकुल ने ऊपर टीन की छत का कमरा बनवाया और साथ ही रसोई एवं बाथरूम। एक दिन 2-3 मजदूरों को बुलाकर हम तीनों का सामान ऊपर पहुंचा दिया था। पापा को वो झटका मेरी दुर्दशा से भी अधिक पीड़ा दे गया। बार बार कहते, अरे नीचे का मकान उसका कैसे हो गया? बैठकर बात तो करता। आंसू थम न रहे थे। मम्मी ने कहा, अब कोई फायदा नहीं, आज तक उसकी मनमानी सहते आए हो, अब अपनी क्यों नहीं चलाएगा? सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। कहना जितना आसान है उतना कर पाना नहीं। पापा की आवाज़ में दैन्य भाव स्पष्ट झलक रहा था। सच कहूँ, मुझे उनकी इस हालत पर तरस न आ रहा था। 2-3 महीने बाद ही हार्ट अटैक से पापा भवसागर से पार हो गए। मम्मी के आंसू सूखने का नाम ही न ले रहे थे। मैं अवाक बैठी थी। मन में एक ही टीस उठती थी, अपने प्रियजन से बिछुड़ने का गम अब पता चला। मुझे देखो, मैं तो इस हालाहल विष को सालों से पी रही हूँ। पेंशन की राशि भी कम हो गई थी। बैंक से ब्याज तथा पेंशन का रुपया निकलवा कर मुकुल ही लाता था। अब जितना उचित समझता
बस उतने ही रुपए ऊपर आकर दी जाता था। पापा ने सभी जमा खातों में उस पुत्र रत्नों को ही मनोनीत बना रखा था। जीवन भर जितनी श्रद्धा एवं मेहनत से आगे बढ़ चढ़कर मम्मी जी का हाथ बटाया था, वे भाव मन से गायब हो चुके थे। वे खाने के लिए कुछ भी बनाती, मैं बेमन से थोड़ा बहुत खा लेती। बहनें मायके की दुर्दशा देखकर अपने अपने परिवारों में सिमट गई थी। उनके एक एक दो दो बच्चे भी हो गए थे, पर वे यहाँ नहीं आए। शायद भय था मुकुल शची की बेरुखी का, माँ की दीनहीनता का, या फिर मुझ पगली का। जब कभी मन को शांत कर टटोलती हूँ तो एक ही विचार आता है कि आज भी, जबकि मेरी आयु 44-45 साल की हो गई है, मुझे पुष्टि और अतुल मिल जाएं तो मेरी ये विशृंखल एवं उखड़ी उखड़ी बातें ठीक हो जाएंगी। मुझे जीने का लक्ष्य मिल जाएगा, पर मेरे विषय में सोचने एवं उपयुक्त कदम उठाने की कभी किसी ने सोची ही नहीं। एक दिन मम्मी जी देर तक सोती रही। मैंने उन्हें उठाने की सोची, पर भय से 2 कदम पीछे हटकर मुकुल को चीखते हुए आवाज लगाई। वो ऊपर आया। मैंने मम्मी की ओर इशारा किया। उसने हाथ पकड़ा, नब्ज देखी, हाथ पांव छूकर जानने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। मम्मी जी तो पापा जी के पीछे पीछे दूसरे लोक में पहुंच चुकी थी। सभी रिश्तेदार, आस पड़ोसी अंतिम विदा देने आए थे। पता नहीं, मुझे ही हर कोई अजीब नजरों से देख रहा था। मैं तो नीचे आंखें किए बैठी थी। दुख तो मुझे भी था, पर व्यक्त न कर पा रही थी। अब ऊपर के कमरे में मैं अकेली रह गई थी। शची ने ही मुकुल को कुछ कहा होगा और वो गैस और चूल्हा नीचे ले गए। खाना बनाते हुए कहीं आग न लगा बैठो, तुम्हें समय पर खाना मिल जाएगा। शची सुबह 9 से पहले और रात को 8 बजे थाली में खाना दे जाती थी। जो मन भाता खा लेती, बाकी बाहर छत पर फेंक देती। देखते ही देखते 3-4 बंदर आकर खो खो कर लड़ते और खाना खाने लगते। मैं दरवाज़ा बंद कर खिड़की से सारा नज़ारा देखती और अनायास ही तालियां बजा बजा कर खुश होती। जिस दिन शची ने यह दृश्य देख लिया, उसी दिन से उसने पहले से 1/4 भोजन देना शुरू कर दिया। शायद मुझे ज़रूरत भी उतनी ही थी। नीचे जाते हुए वो सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद कर जाती। मुझे उन दिनों नीचे जाकर टीवी देखने की सनक चढ़ाई थी। कभी तो मैं बिस्तर पर चुपचाप लेटी रहती, नहीं तो जोर जोर से दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ें लगाती। शायद पास पड़ोसी इस झमेले से काफ़ी परेशान हो गए थे। उन्होंने एक प्राइवेट टीवी चैनल वालों को खबर कर दी थी। वे पुलिस को साथ लेकर चले आए थे। दरवाज़ा खुलवाया गया। मुकुल ने उन्हें क्या बताया, मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे आकर कहा, दीदी तुम्हें पुष्टि याद कर रही है, ठीक कपड़े पहन लो, तुम्हें पुष्टि के पास ले चलता हूँ। अच्छा, मुझे उसके पास ले जाओगे? कहकर मैंने कपड़े पहन लिए, कंघी कर ली। एक बड़ी सी लॉरी घर के बाहर आकर रुकी थी। मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसमें चढ़ा दिया। एक बिल्डिंग के अंदर मुझे पहुंचा दिया गया। वहां औरतों की हाव भाव, क्रियाकलाप एवं उनकी चें चें पेपे से मन आतंकित हो उठा। मैंने एक साथ पूछा, पुष्टि कहाँ है? तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? बिना उत्तर दिए 2 औरतों ने मुझे एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। 2-4 बार दीवारों, छत, फर्श आदि पर निगाह डालती हूँ। समझ तो आ गया था कि मुकुल ने होशियारी से मुझे पागलखाने पहुंचा दिया है। शायद जीवन के शेष दिन यहीं काटने लिखे हैं। न कोई बहन, न कोई भाई, सब अपने अपने परिवारों और कामों को अहमियत देते हुए मेरी सुध लेने में भी असमर्थ हैं। पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उठते बैठते हुए स्वप्नों में जीवन की कुछ झलकियां याद आ जाती हैं, पर उन्हें कोई सुनने एवं समझने की मानसिकता वाला सहृदय जन पास क्या दूर दूर तक दिखाई न देता था। हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे थे। पहले दिन 4-5 बार मुझे अपने जीवन से संबंधित बातें याद आती थी, पर धीरे धीरे आंखों की रोशनी और शरीर की निर्बलता के साथ साथ यादें भी धुंधली हो चली थी। एक वाक्य बारंबार मन में घुमड़ आता है, संग दिल भारतीय समाज के तथाकथित ठेकेदारों, मैं तुम्हारी उन खोखली मान्यताओं पर थूकती हूँ जिसने एक कली को विकसित होने से पहले ही झुलसा दिया। यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की कहानियाँ आपको आगे निरंतर मिलती रहेंगी। इन कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।